तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है आपके इसमें और एनवायरनमेंट में 5वां यूनिट चल रहा है हमारा और एनवायरनमेंट। और एक छोटा सा टॉपिक है आपका, उसमें ओजोन लेयर डिप्लीशन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओजोन लेयर पे आने से पहले आपको पता होना चाहिए ओजोन की पोजीशनिंग क्या है, ओजोन लेयर है क्या चीज, ओजोन लेयर प्लेस कहाँ होती है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा आपको एटमॉस्फेयर का, इसकी स्ट्रेटिफिकेशन का। ठीक है, और फिर इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या है, और उसके बाद फिर हम जाएंगे तीसरी या चौथी स्लाइड पे जाएंगे हम फिर इस पे ओजोन लेयर पे, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो एटमॉस्फेयर है क्या चीज, एटमॉस्फेयर इज ए ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। ठीक है, हमारा जो अर्थ जो प्लेनेट है उसके आसपास क्या है, एक लेयर है, गैसेस 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 लेयर है। ठीक है, इसमें बहुत सारी गैसेस है, गैसेस कंपोजिशन में भी आगे बताऊंगा मैं कौन कौन सी गैसेस उसमें होती है। तो वो उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर, उस ब्लैंकेट ऑफ गैसेस को, ठीक है, बोला जाता है एटमॉस्फेयर। इट इज हेल्ड नियर द सरफेस ऑफ प्लैनेट बाय अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। जैसे हम ग्रेविटी की वजह से हम चिपके हुए हैं, कोई भी चीज वापस आ जाती है जमीन पे, धरती पे आ जाती है वापस ऊपर फेंक के भी। ठीक है, वैसे ही ये एटमॉस्फेयर भी प्रोटेक्टेड है, पकड़ के रखा है किसने, ग्रेविटी ने अपने आसपास पकड़ के रखा है इसको। समझ आई, इस अर्थ की ग्रेविटी ने इसको पकड़ के रखा है। आर्गन, ये गैस का नाम है हमारा, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फॉर्म द थ्री मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये फ्रॉम ने फॉर्म है, एफओआरएन फॉर्म, ये तीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा इनके कंपोजिशन क्या है। ठीक है, परसेंटेज कौन कौन सी कितनी है। तो ये तीन गैसेस हमारे पास जो मेन है, जो एटमॉस्फेयर को कंपोज कराती है, जो गैसियस एनवल जो हमारे इस प्लेनेट के आसपास है, ये बनाती है। एटमॉस्फेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। अभी काम क्या करता है, इसका प्रोटेक्शन है हमारा, प्रोटेक्ट करता है। ये किस चीज से करता है वो हम नीचे बोलूंगा मैं आपको। दैट शेल्टर्स ऑल फॉर्म ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जितने भी इस धरती पे, चाहे प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स है, फिशेस है, इंसेक्ट्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनको प्रोटेक्ट करता है। किन की चीजों से वो आगे डिस्क्राइब करूंगा मैं आपको। कीपिंग टेम्परेचर्स विद इन अ रिलेटिवली स्मॉल रेंज, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, जैसे बाकी जो हमारे प्लैनेट्स है उसमें जो है टेम्परेचर इतना ज्यादा है या टेम्परेचर इतना ज्यादा कम है कि वो इनहेबिटेबल नहीं है। ठीक है, अगर पानी वहां पे मौजूद भी होता है, लेकिन टेम्परेचर अगर यहाँ पे 100 डिग्री के ऊपर चले जाए तो रह सकता कोई? 0 डिग्री से नीचे अगर कंटिन्यूसली यहाँ पे टेम्परेचर रहे इस प्लेनेट पे, तो रह सकता है? सर्वाइवल सर्वाइवल के चांसेस जीरो हो जाते हैं हमारे। तो ये एटमॉस्फेयर ही है जो इस टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखवाता है। एंड ब्लॉकिंग आउट हार्मफुल रेज ऑफ सनलाइट, और जो हार्मफुल रेडिएशन होती है उनको भी ब्लॉक करके रखता है। ठीक है, वो कौन सी लेयर है वो आगे बताऊंगा। ठीक है, अब ये फीचर्स क्या है इस एटमॉस्फेयर के, क्या क्या काम क्या करता है ये। हेल्प्स रिटेन द सन्स हीट, ये रिटेन करता है, यहाँ पे रोक के रखता है सूरज की इस गर्मी को, टेम्परेचर को रोक के रखता है, सनलाइट को सब सब बाहर नहीं ये निकालने देता है। जितनी भी हीट सनलाइट आती है यहाँ पे ट्रैप हो जाती है। ठीक है, यूजफुल जितनी हो जाती है, बाकी जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। लेकिन ये हमारा जो है, ये हमारा गैसेस एनवल्प है, उसको बहुत सारी सनलाइट को जो है यहीं पे ट्रैप करके रखता है, जो जितनी, जिससे हमारी जो है टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है हमारा। एंड प्रिवेंट्स इट्स बैक फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द स्पेस। ठीक है, और प्रोटेक्ट करता है कि वो स्पेस में जो है वापस रिफ्लेक्ट बैक ना हो। दूसरा पॉइंट है प्रोटेक्ट्स लाइफ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस फ्रॉम द सन। ठीक है, ये हमारी इसी ओजोन लेयर की बात कर रहे हैं हम। ओजोन लेयर फिर से आगे बताऊंगा मैं, पूरा डिस्क्राइब करेंगे हम। तो यही हार्मफुल रेडिएशंस आती है हमारी, अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है हमारी वहीं पे। ठीक है, कौन करता है वो लेयर, वही यही एटमॉस्फेयर की एक लेयर है हमारी, जो उसको ट्रैप करता है वहां पे, उसको ओजोन लेयर कहा जाता है। प्लेज अ मेजर रोल इन अर्थ वाटर साइकिल। अभी जो वाटर साइकिल के मेन हमारा पानी, ठीक है, प्रेसिपिटेशन है हमारा, फिर से बरस रहा है पानी, कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है, फिर से इवेपोरेशन हो रहा है, फिर से पानी बरस रहा है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है हमारा। ठीक है, तो उसको ये एटमॉस्फेयर ही तो प्ले रोल करता है। फ्लोइड्स कहाँ पे बन रहे हैं हमारे, ठीक है, और कहाँ से पानी बरस रहा है, ऊपर से ही तो बरस रहा है। और कौन इसको एक जगह, फ्लोइड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, ये हवाई तो है, एयर ही तो है जो एक जगह से इनको, क्लोड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। ठीक है, ये जो एटमॉस्फेयर की वजह से यही हमारा वाटर साइकिल जो है कंटिन्यूटी में चल रहा है।
हेल्प्स कीप द क्लाइमेट ऑन अर्थ मॉडरेट, और यही क्लाइमेट हमारा यहाँ पे मॉडरेट रहता है। ठीक है, इसी की वजह से जब हमारे पास सनलाइट एनर्जी यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, हीट अप हो जाती है थोड़ी सी हमारे पास, ठीक है, प्रॉपर बैलेंस में हो जाता है सारा हमारे पास। There is no boundary between the atmosphere and outer space. The atmosphere gets less dense and denser until it blends into the outer space. ठीक है, और ये क्या, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि ये जितना भी एटमॉस्फेयर हमारा, जितना भी हम बाहर जाएंगे इससे, जितना भी हम दूर जाएंगे इस प्लेनेट, इस अर्थ से, उतना ये नजदीक, उतना इसकी कंडेंसेशन, उतनी इसकी जो लेयर जो है वो कम होती चली जाएगी ऊपर, कंसंट्रेशन इनकी गैसेस के ऊपर के लिए कम होती चली जाएगी। ठीक है, जब तक ये आउटर स्पेस में मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है, दीवार नहीं हुए वहां पे, या गैसेस कोई दीवार वो वाली नहीं है। ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन आहिस्ता 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 जितना हम दूर चले जाएंगे यहाँ से, उनकी कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है, और फिर आता है हमारा आउटर स्पेस। ठीक है, देखो राइट साइड स्लाइड हमारे पास अर्थ है। ठीक है, अर्थ है, इसमें फिर हमारे पास एक लेयर आती है 0 to 10 माइल्स। ठीक है, या ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, 5 हमारे पास ये इसकी जोनेशन है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये 5 टर्म आप लिख लो, आगे मैंने लिखी हुई है और आगे लिख देना। ट्रोपोस्फेयर है सबसे पहले, देख लो, इसी में देख लो पहले ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, उसी के साथ है ऊपर थोड़ा सा देखो, एक दो लेयर ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास ओजोन लेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर जब हमारा स्टार्ट होता है वहीं पे हमारा ओजोन लेयर प्लेस है। पहली लेयर है हमारी, पहला आया तो है अर्थ आया हमारे पास प्लेट, फिर आया ट्रोपोस्फेयर जो गैसियस एनिमल, जहां से हमारा एटमॉस्फेयर स्टार्ट हुआ, ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर हमारा। ठीक है, फिर मीजोस्फेयर, टेम्परेचर चेक करते जाना, टेम्परेचर भी, और ये देखो कितनी इसकी। ठीक है, उसके बाद आया थर्मोस्फेयर, और फिर आया एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये 5 टर्म आप याद रखें। देखो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, फिर से यही था, द एटमॉस्फेयर है 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स, इसकी 5 लेयर्स होती है हमारे पास। इसकी मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं लिखा है, क्योंकि आपको ये सिर्फ पता होना चाहिए क्या क्या चीज है। ठीक है, वहां 5 से प्लेस्ड है, और नाम क्या है इनके, कितना दूर है, और कितना, सिर्फ कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, टॉपिक आपके पास हमारे पास ओजोन लेयर है, that are determined by the changes in temperature that happens with increasing altitude। और जितना altitude हमारा बढ़ता चले जाता है ऊपर के लिए, ठीक है, तो ये हमारे ये वाले ये जो लेयर्स होती है वो चेंज होती चली जाती है हमारे पास, डिस्टेंस, उनका टेम्परेचर भी वहां पे चेंज होते चले जाएगा। इंक्रीजिंग layers of Earth's atmosphere are divided into 5 distinct layers। ठीक है, जो सबसे बाहर वाला है हमारे पास एक्सोस्फीयर। ठीक है, नीचे से ऊपर के लिए चलो, ट्रोपोस्फीयर सबसे नजदीक वाला हमारे पास है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, मेसो है मिडल वाला, मेसो मतलब मिडल वाला, फिर थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, एक्सो बोलते हैं हम बाहर वाले को, सबसे बाहर वाला पोर्शन है। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर नाम याद रख लो, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर सबसे पहला वाला, पहली लेयर एटमॉस्फेयर की, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ठीक है, 5 लेयर से हमारे पास। देखो ट्रोपोस्फीयर मेनली जितने भी हमारे पास जहाज वगैरह है, ठीक है, सारे हमारे ट्रोपोस्फीयर में ही चलते हैं। देखो जेट्स वगैरह जो हमारे, वो सारे हमारे मैक्सिमम हमारे स्ट्रेटोस्फीयर तक चले जाते हैं। देखो ओजोन के ऊपर ऊपर से चलते हैं हमारे, ओजोन लेयर के ऊपर से। ठीक है, फिर हमारा स्ट्रेटोस्फीयर आया, फिर मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब एक कंपोजिशन क्या है, इस एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी गैसेस है, कौन कौन सी गैसेस है। atmosphere is atmospheric composition of gas on earth is largely conducted by the byproducts of life, that is it nurtures। अब इसके पास वही वाली गैसेस है जो ये नर्चर कर रही है। ठीक है, समझ आ रही है, जैसे हमारे पास और भी प्लैनेट्स है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का वो एनुअल है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। एक हमारे पास प्लैनेट उसमें मीथेन ही मीथेन है, उसका गैसियस एनुअल, वहां पे अब सर्वाइव नहीं कर, वहां लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती है। ठीक है, हमें ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए था, हमें ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए था, ऐसा गैसियस एनुअल चाहिए था जिसमें हम सर्वाइव कर पाए। ठीक है, जिसमें प्लांट सर्वाइव कर पाए, जिसमें सारे एनिमल्स, जिसमें लाइफ सर्वाइव कर पाए, सस्टेन कर पाए, रिप्रोड्यूस कर पाए, मल्टीप्लाई कर पाए, समझ आई, और कंटिन्यू कर पाए अपनी लाइफ को। तो क्या क्या है हमारे पास इसमें, देखो ऊपर देखो, इसमें आर्गन 0.9%,
ठीक है 0.9, ये ऑलमोस्ट 1% के आसपास हो जाता है। हमारे पास ऑक्सीजन है 21%, राइट साइड स्लाइड पे देखो ऑक्सीजन 21%। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जिंदा रहने के लिए। फिर नाइट्रोजन है 78%, 78% हमारे पास नाइट्रोजन है 78, और ऑक्सीजन आ गया 21, कितना हो गया 99%, तो यही दो हो गए, ठीक है, ठीक है। आर्गन फिर 0.9% है, ठीक है, पीछे बचा 0.1%, बाकी जो 0.1 जो परसेंट ट्रेस एलिमेंट्स है हमारे पास, ट्रेस गैसेस, वो आती है। उसमें क्या क्या आता है हमारे पास, मीथेन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, ओजोन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, हीलियम है, नियॉन है, ये 4-5 गैसेस आती है उसमें हमारे पास इस ट्रेस गैसेस में, जो 0.1% है। 21% ऑक्सीजन याद रखना, 78% ऑक्सीजन, और 0.1% ट्रेस गैसेस आती है, इसमें हमारे पास मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये जो इधर कार्बन डाइऑक्साइड नीचे लिखा है 93.49%, ये इसका 0.1% का 93 है, ठीक है। जो ट्रेस गैसेस है ना 0.1%, इनका अलग हमने नीचे दिया है, और इसका 93% ये है, ठीक है। ऐसे तो 0.03% है हमारे पास, समझ आई। ये इसका दिया हुआ है नीचे, ये याद रखना। ये कोई कार्बन डाइऑक्साइड इतनी नहीं होती है, तो सर्वाइव नहीं कर सकता है कोई, ठीक है। तो ड्राई एयर फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स 0.038 of carbon dioxide, 20.95% of oxygen, 78.08 of nitrogen, and 0.93% of argon, ठीक है। Traces of hydrogen, neon, helium, nitrous oxide, ozone, and other gases are also available, ठीक है। ये वाली गैसेस भी अवेलेबल होती है हमारे पास इस एटमॉस्फेयर में, एयर में, हवा में, हवा की कंपोजिशन में, याद रखो, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो आप सारे। अब आई हमारे पास ओजोन लेयर, जो हमारे पास मेन थी ओजोन लेयर, ठीक है। पीछे हमने देखा ओजोन लेयर की प्लेसमेंट क्या पे होती है, ठीक है। ओजोन लेयर देखो इस वाली स्लाइड में दिख रही है हमारे पे, एरोप्लेन के नीचे नीचे वाली साइड जो ओजोन लेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के, स्ट्रेटोस्फेयर जब स्टार्ट होता है हमारा, तो हम ओजोन लेयर क्या है। अब हमारे पास ओजोन, ओजोन केमिकल फार्मूला इसका याद रखना O3, जैसे ऑक्सीजन गैस का हमारे पास जो केमिकल फार्मूला वो है हमारे पास O2, O और 2। ऐसे ही जो हमारे पास जो ओजोन गैस है हमारे पास, ओजोन गैस ये भी गैस ही है, तो इसका जो केमिकल फार्मूला वो क्या है O3 नीचे से लिखना है, ठीक है। इसका मतलब उसमें 3 ऑक्सीजन आइटम्स है एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम्स, और वो कैसे बनते हैं वो सामने बताऊंगा मैं, सामने जो बताऊंगा ना रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, पहले आप देख लो ये होता क्या है, ये इसकी डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लो साथ साथ। तो ओजोन लेयर इज अ रीजन इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर जहां से स्टार्ट होती है नीचे वाली लेयर में ही प्लेस्ड है हमारे पास ये ओजोन लेयर, दैट कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन गैस, ठीक है। उसमें सिर्फ ओजोन गैस ही प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। तो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, उनको वहीं पे रोक देती है, मैक्सिमम को, ठीक है, मैक्सिमम को वहीं पे रोक देती है। अगर नहीं रोकती उससे क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट्स आगे बताऊंगा मैं क्या है। ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन द लोअर पोर्शन ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, इट हैज द पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब अराउंड 97 to 99% ऑफ द हार्मफुल रेडिएशन, ठीक है, coming from the earth that can damage life on earth. If the ozone layer was absent, millions of people would develop skin diseases and may have weakened immune system. अब ये जो ओजोन लेयर प्लेस्ड है वहां पे, उसमें 97 to 99% वो जो अल्ट्रावायलेट रेज सन रेज से सनलाइट के साथ आती है नीचे के लिए, उनको वहीं पे एब्जॉर्ब कर देती है, ठीक है। पीछे जो 1 to 3% जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज बचती है, वो अगर नीचे पहुंच भी जाती है, वो फिर उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती है। या अगर सारी की सारी नीचे पहुंच जाती तो ये क्या होती है, कैंसरस हो जाती है हमारे लिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए नेचर ने क्या किया, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई है, गैसेस लेयर की प्रोटेक्शन रखी है हमारे पास वहां पे, तो जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है उनको वहीं पे एब्जॉर्ब कर देती है, ठीक है, या उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है उस बाहर वाले उस आउटर स्पेस में, ठीक है, ताकि नीचे धरती पे वो
वो ना पहुंचे। अब हुआ क्या है, पिछले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी स्टार्ट हुई तब से क्या हुआ, हाउएवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए होल इन द ओजोन लेयर ओवर एंटार्क्टिका। ठीक है, एंटार्क्टिका के ऊपर उन्होंने एक होल जैसा जो लेयर है हमारी ओजोन लेयर, उसमें उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा सुराख बन चुका है वहां पे। ठीक है, एंटार्क्टिका। This has focused their concern on various environmental issues and steps to control them. The main reason for the ozone hole are chlorofluorocarbons. ये मैं आगे बताऊंगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ये सारे गैसेस हैं जो निकलती है इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, और भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स से। ठीक है, यहाँ जो हमारे जेट्स चलते हैं उसी लेयर में, वहां से भी रिलीज होते हैं। हमारे जो एसीज यूज करते हैं वहां से भी रिलीज होते हैं। हम जो फ्रिज यूज करते हैं, फ्रिज स्पेसिफिक 5-6 चीजें जो स्पेसिफिक जो है ओजोन डिप्लेटिंग गैसेज है, स्पेसिफिक वहीं से निकलती है। हमारे एसी है, हमारे फ्रिजेज है। ठीक है, हमारे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, यहाँ जो जेट्स चलते हैं ऊपर से, पीछे देखा आपने स्लाइड में कहाँ से जेट्स चल रहे हैं ऊपर से। ठीक है, तो वो क्या है, स्पेसिफिक वही वाली गैसेज जो रिलीज करती है, जो ओजोन को डिप्लीट कर सकती है, खत्म उसको थिन कर सकती है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो थ्रेटन हो सकती है। ठीक है, ये जो सामने आप, ये ओजोन बनता कैसे है, देखो सनलाइट, सूरज है, सन्स अल्ट्रावायलेट रेज करती क्या है हमारे पास, ये ओजोन, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है दो, समझे। देखो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, O2 है ना, ये एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखो ऑक्सीजन O2, ये देखो ये ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब ये सन्स की अल्ट्रावायलेट रेज करती क्या है, इस ऑक्सीजन को तोड़ देती है। क्या करती है, इस ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन गैस को तोड़ देती है दो में, बन गए दो ऑक्सीजन एटम, ऊपर अलग और ये ऑक्सीजन नीचे अलग। अब ये O2 नहीं है, अब ये सिर्फ O है, अभी यहाँ पे सिर्फ एटम है इसका भी। ठीक है, तो बाद में क्या करता है, अब ये दूसरा एक मॉलिक्यूल आया ऊपर से O2 वाला, ये देखो ऊपर O2, ये इसके साथ जुड़ गया, क्या बनेगा, बन गया आगे 3 ऑक्सीजन एटम मिलके बने हमारे पास एक मॉलिक्यूल O3 का। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाला जो टूटा था हमारे पास, नीचे वाला एक O टूटा था, नीचे से फिर से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आया, वो उसके साथ जुड़ गया और बन गया हमारे पास O3। ठीक है, ऐसे बीच में रिएक्शन लिखी हुई है, एक ऑक्सीजन एटम और एक ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल आगे बनकर क्या बन गया हमारे पास O3। ठीक है, उसने टूटना था तभी तो O3 बनेगा, नहीं तो O2 मिला के वो O4 हमारे पास कोई कैसी नहीं है वो। ठीक है, कॉम्बिनेशन होना चाहिए तभी तो मिलेगा वो। तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन बनी, O2 और O मिलके बना हमारे पास क्या बनी, ओजोन गैस बनी हमारे पास, ओजोन गैस। ठीक है, ओजोन गैस जब बनी, जब बहुत सारी अब ये मॉलिक्यूल्स बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, तब जाके वो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता उनकी, तब जाके वो मिलियंस बिलियंस और ट्रिलियंस जब मॉलिक्यूल्स बनेंगे तब जाके वो बनेगा हमारे पास, तब जाके लेयर बनेगी। ठीक है, अब ओजोन की लेयर जो डिप्लीट कैसे हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन तुम्हारा टॉपिक, ओजोन लेयर डिप्लीट कैसे हो रही है, खत्म कैसे हो रही है। ठीक है, ये खत्म कैसे हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन इज थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर डिप्लीशन बोलते हैं किसको है, हम बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन को, ओजोन लेयर हमारी थिन हो रही है, पतली पतली हो रही है, क्यों, क्योंकि वो डिप्लीट हो रही है, कोई चीज उसको खत्म कर रहा है, कोई टॉक्सिक केमिकल्स आ गए उसमें जो उसको खत्म कर रहा है, ऐसा मॉलिक्यूल जो है बिखर रहे हैं, O3 वाले वो बिखर रहे हैं, तो लेयर भी जो है वो पतली होती चली जा रही है। अब वो कैसे काम कर रहे हो, जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स है कैसे काम कर रहे हैं उसमें, कैसे तोड़ रहे हैं और बचा कैसे सकते हैं उसको, आप वो देखना, वो देखेंगे हम इन 2 स्लाइड्स में। This happens when a chlorine and bromine atoms in the atmosphere come in contact with ozone and destroy the ozone molecule. अब कौन कौन से दुश्मन आए इसके, अब 2
क्या नाम बोले मैंने, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये क्या है, इसके दुश्मन है, इसके ओजोन के, क्लोरीन और, अभी पहुंचते कैसे हैं वहां पे वो भी देख लेंगे हम। वन क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, देखा कितना खतरनाक है, चेन रिएक्शन बन जाती है इसकी, चेन रिएक्शन है, एक के पीछे एक के मल्टीपल, ठीक है। एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जो हमारा 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इतना खतरनाक है उसके लिए, इतना जहरीला है उसके लिए, ठीक है। ये भी गैस ही है, क्लोरीन भी गैस ही है हमारी, ब्रोमीन भी गैसेस फॉर्म में ही है, उसके साथ जुड़ता कैसे हो, पहुंचता कैसे हो, आप देखेंगे। इट इज डिस्ट्रॉयड मोर क्विकली देन इट इज क्रिएटेड, ठीक है, मतलब डिस्ट्रॉय ज्यादा जल्दी से होती है। तो पेड़ बनाने वाले, फॉरेस्ट बनाने होते हैं कितना 50, 60, 100, 150 साल लग जाते हैं हमें छोटा सा जंगल बनाने में। अगर हम काटने में बैठ जाए, हमें पूरे 2-3 दिन में हम पूरा जंगल खत्म कर सकते हैं आज, कटरस से, लेकिन कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, तो लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करने में क्या है, ठीक है, इतने बड़े बड़े, समझाइए। Some compounds release chlorine and bromine on exposure to high ultraviolet ray light, which then contribute to ozone layer depletion. Such compounds are known as ozone depleting substances. और वो वाले substances जो ओजोन को, O3 को डिप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है, उसको उन substances को बोला जाता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। याद रखना, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ODS, ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जिसमें सबसे प्राइम पहला नाम क्या बोला मैंने, क्लोरीन, और दूसरा नाम बोला मैंने ब्रोमीन, ठीक है। द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस दैट कंटेन क्लोरीन, अब जिनमें क्लोरीन है, जिन सब्सटेंसेस में, जिन गैसेस में क्लोरीन है, वो कौन कौन से हैं, इंक्लूड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये लिख लो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC बोलते हैं हम इनको, कार्बन टेट्राक्लोराइड, देखो हर एक में क्लोरीन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जब हम केमिस्ट्री में आएंगे तब बताऊंगा, इनके पूरे स्ट्रक्चर बता दूंगा मैं आपको, उस टाइम क्या है, CFCs के स्ट्रक्चर बता दूंगा मैं आपको, यहाँ कोई अगर और पढ़ाएगा तो बता देगा आपको। एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ठीक है, देखो इसमें भी क्लोरोफॉर्म, इन सब में क्या है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, एक एक इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट है ही है, ठीक है। Whereas ozone depleting substance that contain bromine, और जिनमें ब्रोमीन है, ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन बोले ना मैंने, जो खतरनाक है, इसके दुश्मन है ओजोन के। क्लोरीन वाले बोले मैंने किस किस में है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में है, क्लोरो कार्बन टेट्राक्लोराइड में है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन में है, एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म में है, इसमें क्या है, क्लोरीन है। अब ब्रोमीन किस में है, ब्रोमीन आया हेलेंस में, मिथाइल ब्रोमाइड में, और हाइड्रो ब्रोमोफ्लोरोकार्बन में आएगा हमारे पास ब्रोमीन, ठीक है। अब ये रिलीज कहां से होते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर द मोस्ट अबंडेंट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। अब इनमें से भी सबसे ज्यादा जो उसको डिप्लीट करते हैं, जो रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में और वहां तक पहुंचते हैं, ठीक है, उनमें से सबसे ज्यादा कौन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, याद रखना, CFC, जिसमें मीथेन सबसे खतरनाक गैस आती है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो 4-5 गैसेस का नाम है, किसी एक गैस का नाम नहीं, जिसमें एक मीथेन भी आती है हमारे, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। It is only when the chlorine atom reacts with some other molecule it does not react with ozone, ठीक है। तो जब ये उसके साथ कांटेक्ट में आ जाती है ओजोन के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उसको भी डिप्लीट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो आप राइट साइड देखो, आप ये देखो हमारे पास अल्ट्रावायलेट A, अल्ट्रावायलेट B, अल्ट्रावायलेट C भी है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो क्या है, ओजोन लेयर उसको शील्ड करती है, वो अल्ट्रावायलेट रेज को शील्ड करती है और नीचे जो जमीन तक उसको पहुंचने नहीं देती है, ठीक है। देखो नीचे CFC लिखा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें एरोसल्स हैं, रेफ्रिजरेंट्स हैं और सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन पीछे लिखा मैंने, हाइड्रोक्लोरो HCFCs, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें एरोसल्स हैं, रेफ्रिजरेंट, सॉल्वेंट्स। हेलन से फायर एक्सटिंग्विशर, जो हमारे आग शाग बुझाने के लिए काम आते हैं, हेलन का। मिथाइल ब्रोमाइड है हमारे पेस्टिसाइड्स में, हाँ, कीड़े मारने के लिए हम क्रॉप सीड्स में यूज करते हैं, ठीक है।
क्रॉप फील्ड में जो यूज करते हैं पेस्टिसाइड, उसमें मेन कंटेंट होता है हमारा मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता पहुंचता है, फिर जब हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचे ये चीजें CFCs, HCFCs, ठीक है, ये चीजें जब हमारे सब जो है मेन जो है वो CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, जब ये एटमॉस्फेयर में पहुंच गए, देखो पहला स्टेप क्या है, क्लोरीन। देखो क्लोरीन आया हमारे पास, ठीक है, पहले क्लोरीन आया, उसने ये क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल अलग हो गया CFC। ओजोन मॉलिक्यूल यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, 3 एटम से ये बन गया हमारे पास ऑक्सीजन, ये हमारे पास ओजोन। अल्ट्रावायलेट रेज जो है स्प्लिट करती है क्लोरीन एटम को अवे फ्रॉम द CFC। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है नीचे के लिए, ठीक है, इन्होंने ही क्रिएट किया था ओजोन को भी। हमने पीछे पढ़ी रिएक्शन देखी हमने कि यही अल्ट्रावायलेट रेज ओजोन फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रही थी। ठीक है, अब यही जब नीचे से जो है गैसेस, पोल्यूटेंट्स, कंटामिनेंट्स जो रिलीज हुए हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, गाड़ियों से, जेट से, एरोप्लेन से, हमारे AC से, रेफ्रिजरेटर से, ठीक है, ये चीजें जब हमारे पोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर तक पहुंची है, तो यही हमारा अल्ट्रावायलेट रेज जो है उसको स्प्लिट करता है, इसको उन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को, उन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को स्प्लिट करता है और क्लोरीन मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। ठीक है, और वही क्लोरीन मॉलिक्यूल एटम ब्रेक्स अप एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मेकिंग अ होल इन द ओजोन लेयर। और वही बात पीछे देखा हमने, एक हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है 1 लाख हमारे ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकता है, ब्रेकअप कर सकता है। ठीक है, इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी वो जो लेयर है वो थिन हो सकती है, और हमारे लिए रिपरकशन क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे इसके लिए, ये जो अल्ट्रावायलेट रेज जो अभी तक प्रोटेक्ट हो रहे थे इसमें, ठीक है, वापस जा रहे थे, वो जहाँ उनको रोक रहे थे, एब्जॉर्ब हो रही थी वहां पे, वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे पहुंच जाएंगे और यहाँ की लाइफ के लिए वो थ्रेट हो सकती है। ठीक है, और तीसरे स्टेप पे क्या है, द मॉलिक्यूल लेफ्ट बिहाइंड द क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे पास पीछे लेफ्ट हो सकते हैं। अच्छा, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, कल भी हमने पढ़ा था कि हमने इको फ्रेंडली बना था। अभी हमने ऑनलाइन एक सेशन अटेंड किया जिसमें हमें बताया गया कि हमने 5 मिनट हमारे पास, तो थोड़ा सा 5 मिनट हम लेंगे कि हमने इको फ्रेंडली बनना है, हमारी तरफ से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए एनवायरनमेंट को। ठीक है, हाल ही में एक न्यूज पढ़ रहे थे, हमारा माउंट एवरेस्ट कितने कम लोग जाते हैं वहां पे। ठीक है, साल में हम सुनते हैं 2 या 4-5 जने किसी के कंट्री से पहुंच जाते हैं वहां पे। साल में न्यूज पढ़ रहा था कि 10,000 केजी आप जो गार्बेज है वहां पे डंप किया है, जो वहां पे टूरिस्ट जाते हैं, आप टूरिस्ट भी चले जाते हैं वहां पे, डंप है वहां पे। ठीक है, जो खाया हमने फेंका हुए थे, जो रैपर लिए थे, जो कैन लिए थे, वहां पे कैंप्स तक उधर छोड़ के चले गए हम, इतने इनसेंसिटिव हो गए हम। ठीक है, तो हम पढ़े लिखे हैं, हमने क्या करना है जब भी हम पिकनिक जाते हैं या फिर घर से बाहर जाते हैं, क्या करना है हमने, जो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, गंदा नहीं करना माहौल को हमने। ठीक है, रैपर्स हमने प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करने हैं, अगर कैन लिए होंगे, कोल्ड ड्रिंक के कैन लिए होंगे, या किसी हम चिप्स वगैरह लेते हैं वो प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करते हैं, हर जगह डस्टबिन पड़े होते हैं आपके पास, हमारे पास। ठीक है ना, जो भी पिकनिक स्पॉट से बिल्कुल साफ सुथरे रखने हैं हमने, हर जगह अपने घर से स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं दूसरे को नहीं बोल सकता हूँ, दूसरों को मैं एक ही उंगली दिखा रहा हूँ, एक उंगली से मैं तुम बता रहा हूँ ऐसे करो, लेकिन 4 उंगलियां मेरी अपनी तरफ भी है, या अपनी तरफ भी दे, अपने घर से स्टार्ट कर। मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, सब अगर यही सोचे कि मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, तो एक वो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है इंसान में। हाँ यार, मेरी वजह से गंद नहीं फैलनी चाहिए, मेरी वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ से नदी नाले बहते हैं, कितने साफ सुथरे होते थे हमारे पास, अगर 50-60 साल पहले बिल्कुल साफ सुथरे, कोई लिफाफे नहीं, कोई गंद नहीं, कोई डायपर नहीं। हमारे पास आज सिटीज में देखो सारे हमारी ड्रेन्स क्लॉग होती है डायपर से, लिफाफे फेंक के गंद सारी गार्बेज नालियों में फेंक देते हैं, सारा कहाँ पहुंच के चले जाते हैं, सारा नीचे दरिया में आता है।
ऐसे ही जो छोटे छोटे हमारे पास एक गांव है यहाँ से नेहरू के साथ साथ या किसी और इसके साथ साथ, तो सारे काम गंद फेंक रहे, उधरी फेंक रहे नदी नालों में, है ना। तो कितनी गंदी बात है, हमारा एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है। हम जाके बोलते हैं यार ये साफ नहीं है, कितनी गंदी जगह है, ठीक है। तो हम कहीं पहाड़ी पे चले जाते हैं, ऊपर साफ सुथरा, हम बोलते हैं यार कितना शानदार है, यहाँ पे साफ सुथरा है, ठीक है ना। तो हर जगह ऐसे ही हमारे एक ऐसे भी ओजोन लेयर की बात हो रही है, तो हम स्पेसिफिक इसी की बात करेंगे अभी। तो हमने वो वाली चीजें अब ये मास लेवल पे हो जाती है, गवर्नमेंट के लेवल पे चली जाती है, जिसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल, इंटर गवर्नमेंटल प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, ठीक है। उनमें सबसे पहले हमारे पास अवॉइड यूजिंग ओडीएस। ओडीएस क्या बोला था मैंने? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, उनको कम कर रहे हैं हमने, ठीक है। मिनिमाइज द यूज ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों का कम से कम, हमने कल भी पढ़ा था रीयूज रिसाइकल, ठीक है। ये पढ़ा था हमने कि बार बार हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, जिसमें 50 बंदे आते हैं, प्राइवेट व्हीकल्स हम कम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी से आती है। और फिर इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, और ऐसे प्रोडक्ट्स हमें यूज करने हैं जो इको फ्रेंडली हो। थैंक यू। तो हमारा टॉपिक इसी से, ये टॉपिक भी और ये यूनिट भी इसी पे क्लोज होता है हमारा। तो कल देखते हैं फिर हमारा छठा यूनिट हम स्टार्ट करेंगे।